ओके। सो आपने भी कभी ना कभी अपने बचपन से लेके अभी तक कभी शरबत पिया होगा या कोल्ड ड्रिंक पिया होगा। कुछ को पी के मजा आता है, कुछ को पी के नशा आता है, डिपेंड अपॉन कि आपकी चॉइस क्या है। लेकिन कुछ भी चीज आप पी रहे हो, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं और वो किन मात्रा में हो सकती है, किस क्वांटिटी में हो सकती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर उसकी क्वांटिटी को जरा सा भी ऊपर नीचे कर दिया जाए तो क्या उसका मजा वैसा ही रहेगा या वो बिगड़ जाएगा। या जो चीजें हम नशे के लिए भी यूज करते हैं, जस्ट सपोज आप पीते हैं लोग कोल्ड ड्रिंक में भी यहाँ पर वोडका मिला के पी लेते हैं जस्ट नशे के लिए, तो वो जो हम क्वांटिटी मिला रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक कोल्ड ड्रिंक थी जो ऑलरेडी एक मिक्सचर है, आपने उसमें एक और अलग से चीज ऐड कर दिया, अब एक नया तरह का मिक्सचर बन चुका है। तो आपको क्या लगता है ये जो नया तरह का मिक्सचर बना है, जो सोल्यूशन आपने तैयार कर लिया है, वो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है आपकी बॉडी में। या फिर जो सोल्यूशन आपने बना लिया है उसको आप और अच्छा कैसे बना सकते हो। क्या यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आ सकती है जिससे हमें ये पता लग सके कि दो चीज, कोई लिक्विड हो या गैस हो या फिर दो सॉलिड ही क्यों ना हो, अगर हम दोनों को मिला रहे हैं तो क्या कोई ऐसा कुछ क्वांटिटी फिक्स किया जा सकता है जिसको मिला के हम कुछ ऐसा चीज बना पाए, कुछ ऐसा मिक्सचर बना पाए जिससे हमें एक ऐसा आउटपुट मिल जाएगा जो इवन हम अपने मेडिसिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यस, आज के टाइम पे जो सिरप्स हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, इवन खांसी का सिरप हो या फिर नॉर्मल कोई सा भी सिरप हो, वो सभी एक तरह का सॉल्यूशन है जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसी सब चीज के बारे में हम आज अपने क्लास 12th के चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपको एक ऐसा नजरिया देता है कि भाई सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये इन दोनों से मिल करके एक नई दुनिया बनाती है जिससे हमारी जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आखिर कैसे हमने सिर्फ एक दो छोटे छोटे चीजों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इतना बड़ा पूरा का पूरा एक चैप्टर बना डाला। और उस चैप्टर के सहारे हमने पूरा, यहाँ पर आप बायोकेमिस्ट्री ले लो, पूरे केमिस्ट्री में या फिर अपनी बायोलॉजी में जितनी सारी मेडिसिन हमने बना रखी, आखिर इतना लंबा सफर हमने तय कैसे किया, बीच बीच में कौन कौन से लोग आए, कौन कौन से नई चीज इसमें और ऐड हुई, वो पूरा हिस्टोरी वाला पार्ट भी देखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होगा, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं और मैथ्स ना आए, ये बिल्कुल वैसे ही कि शादी हो रही है, दुल्हन है और दूल्हा ना आए, तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, है ना। तो मैथ्स का कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और जो स्टूडेंट्स इसको पहले से पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, उनको पता होगा कि यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर एंड ऑस्मोसिस का जो कैलकुलेशन होता है, एंड मेनली रॉल्स लॉ, तो वो चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है यहाँ पर। तो वो चीजें आपको आज के बाद से तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि उसके रिलेटेड मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे टिप्स शेयर करूंगा, और विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन देखोगे और वो सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपकी तरफ से बस एक कमिटमेंट चाहिए, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और कॉपी कलम साथ में लेके बैठना, वरना चप्पल मैं यहाँ से फेंक के मारूंगा अगर कॉपी कलम साथ में नहीं रहा तो, ठीक है। क्योंकि नोट्स आपको बनाने हैं, जो नोट्स आपको दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा, बट आपको अपनी तरफ से नोट्स बना लेना है। जहां बोला जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको वहां पे वीडियो पॉज करके सॉल्व करना होगा। ओके, सो बाकी और बात नहीं करेंगे, ये था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर को, चलिए। ओके, सो अभी हम सोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे छोटा छोटा बेसिक टाइप का जो डिफिनेशन चीज होता है ना, वो हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद मेन वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, जिसको देखने के लिए एग्जैक्टली आपने इस वीडियो को ओपन किया है ना। चलो, सबसे पहले तो आपके सामने हम अपने वो सुंदर सुंदर से नोट्स लेके आते हैं, जो नोट्स आपको देख के काफी अच्छा फील होगा। ये देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, हमने बचपन से एक चीज पढ़ा है, बचपन से मतलब क्लास 10 से हमने एक चीज तो पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में, और वो है ये कि भाई इट इज अ काइंड ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनस है और एक हेट्रोजीनस है, ठीक है? हमें पता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं देना है, बस होमोजीनस में ऐसा समझ लो कि जो आपको टेस्ट मिलेगा ना ओवरऑल, कोई भी सोल्यूशन होगा, कोई भी होमोजेनस सोल्यूशन में एक ही होगा कि जो टेस्ट आपको मिलेगा ओवरऑल पूरा सोल्यूशन में इक्वल टेस्ट महसूस होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक आप पीना शुरू करो, तो कोल्ड ड्रिंक जब आप पीना स्टार्ट करोगे तो उसके पहले सिप में जो आपको मजा मिलेगा वही उसके लास्ट सिप में मिलेगा। कंडीशन है कि आप उसको रेगुलर पी रहे हो, 2 दिन रख के ना पी रहे हो, 2 दिन रख के पियोगे तो फिर उसका मजा खराब हो जाएगा। ये आप सिंपल समझ लो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। तो सॉल्यूशन क्या है, इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, देन हर्ब इज अ पेनोसिट। अच्छा, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन ही नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये गलत है। सिंपल एक सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, नॉन रिएक्टिंग। देखो, नॉन रिएक्टिंग बोलने से मतलब क्या है आपका, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझना, ये आपका फंडामेंटल बनाएगा। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, भाई मेरे पास शुगर है, ओके, ठीक है, और मेरे पास वाटर है, मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ और इन दोनों को मिला के मुझे एक सोल्यूशन तैयार करना है। तो शुगर का मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, एंड जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास कुछ अलग दिख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार के हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे।
तो जब हम इन दोनों को लेते हैं, मान लो एक बर्तन हमने लिया, उस बर्तन में मेरे पास पानी था और उस पानी में हमने कुछ शुगर हमने डाल दिया, ये छोटे छोटे क्यूब्स में बना रहा हूँ शुगर का, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन हमारा बना देंगे। चलिए अच्छी बात है। अब जो शुगर प्लस ये जो वाटर था, यहाँ पे जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे ना तो इन दोनों का मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बनाते हैं फिर से सेम कलर लेके तो समझ में आएगा आपको। जैसे ये शुगर का मॉलिक्यूल्स है, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेगा, और इस वाटर के मॉलिक्यूल से शुगर का मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अटैच होता है सॉल्यूशन में, इस तरीके से अटैच हो जाता है एक दूसरे के अंदर, वो जाल घुस नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा अटैच होगा। लेकिन अगर मान लो इनके बीच में रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन होने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट दिखता है, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट दिखेगा। जैसे ये मेरे पास शुगर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहीं पे अगर मेरा वाटर का मॉलिक्यूल्स आ जाता है तो इसमें क्या होगा, ये अपना इंसर्ट हो जाएगा अंदर में, ये देख रहे हो, ये हो गया। तो जब रिएक्शन होता है ना कोई भी दो चीज में, ठीक है, जब रिएक्शन होगा कोई भी दो चीज में, तो समझिएगा बात यहाँ पर समझने वाली ये कि जब भी रिएक्शन होगा दो चीजों में तो ऐसे ही होगा, वो दोनों चीज जो भी दो मॉलिक्यूल्स आइटम्स है वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। बट जब सॉल्यूशन बन रहा है, दो चीज को हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये ऐसे था दोनों बस आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत अच्छे से जकड़े हुए। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बस वो ऐसे बाउंड बना लिए जकड़ के, उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं किया। इट मीन्स हम इसको बाद में सेपरेट कर सकते हैं। यस, वो चीज भी हमें आगे पढ़ना है कैसे सेपरेट होगा, तो हम इसको आगे चल के सेपरेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। ये हमारा बेसिक्स हमने आपको समझा दिया सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन में दो चीजों की हमने बात की कि दो चीज होती है, एक हमने शुगर जैसे लिया और एक हमने वाटर हमने लिया। तो हमने यहाँ पर देखा भाई शुगर को हम क्या करे थे, हम घोल रहे थे ना, तो जो चीज डिजोल्व होती है, ठीक है, जो चीज हमारा डिजोल्व होती है, डिजोल्व होती है, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप लैंग्वेज, बहुत जल्द इसको हम लोग सरकारी मान्यता दिलाएंगे। तो जो चीज डिजोल्व होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजोल्व होती है उसको हम, ठीक है, इसमें लिख लो, जिसमें डिजोल्व होती है, जिसमें डिजोल्व होती है, जिसमें डिजोल्व होती है, उस चीज को हम यहाँ पे कहते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, उस चीज को हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो, तो अभी आपके एक डिफिनेशन आपको और पता होगा कि जो चीज लेस अमाउंट में होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। लेस किसको बोलते हैं, ये भी एक हमारा डिफिनेशन है कि जो चीज लेस अमाउंट में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो चीज हमारा ज्यादा अमाउंट में होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है आपका, मोर अमाउंट, इसका अमाउंट कैसा होता है, मोर। अब इस डिफिनेशन की जरूरत क्या पड़ी ये देखना, और दोनों में ज्यादा एक्यूरेट डिफिनेशन कौन है। देखो डिफिनेशन दोनों ही अपनी जगह पे सही है, पहले ये चीज क्लियर समझ लेना, बट ज्यादा हम ये कंसिडर करते हैं ये वाला कि घुलने और घुल जाने वाली बात। तो जिसमें घुल जा रहा है वो हमारा सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो घुल रहा है वो हमारा सॉल्यूट है। जो डिजोल्व हो गया वो सॉल्यूट है, जिसमें डिजोल्व हो रहा है वो हमारा सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर जो हमें नया होमोजेनस मिक्सचर मिला उसको हमने प्यार से नाम दे दिया सॉल्यूशन का। ओके, अब यहाँ पे ये भी एक आता है कि भाई सॉल्यूट क्या है लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट क्या है मोर अमाउंट में। ये हमें हेल्प करता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व। जैसे कि मान लो जैसे सपोज अब मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक हम दो बीकर लेते हैं यहाँ पर, एक मैंने ये लिया, एक और बीकर बनाता हूँ मैं, इन दोनों में मैं सेम काम कर रहा हूँ, मतलब सेम क्वांटिटी की। मैंने यहाँ पे वाटर लिया, मस्त वाटर ये, और इसमें भी मेरा वाटर देखो, एक बड़ा एक छोटा है ना। तो बड़े वाले में मेरे पास वाटर का क्वांटिटी मान लेना भाई 1000 ml, मतलब 1 लीटर है, और इसमें मेरा 500 ml है, कम है क्वांटिटी। अब मैं चीनी डालना चाहता हूँ इसमें, तो मजे से मेरे पास चीनी बहुत घर में, मम्मी से छुपा करके चीनी नहीं लिया हमने, तो चीनी को लाएंगे हम। इसमें मैं शुगर डाल रहा हूँ, कितना डाल रहा हूँ क्वांटिटी पे गौर करना। मैं इसमें यहाँ पर क्वांटिटी दे रहा हूँ आपका 750 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम ले रहा हूँ। 1000 ml है, हालांकि वो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी, लेकिन चलो ठीक है, 500 ग्राम लेते हैं। तो 500 ग्राम चीनी हम इसमें डालेंगे, मस्त है। तो आपको नॉर्मल से पता है भाई 1 लीटर पानी है, उसके अंदर 500 ग्राम शुगर आराम से घुल जाएगा। बट यहाँ पे आधा लीटर पानी है, और इस केस में मैं 750 ml चीनी डाल रहा हूँ, ठीक है, अरे 750 ml नहीं, 750 ग्राम में चीनी डाल रहा हूँ। तब आप बताना जरा कि इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या होगा, जो चीनी होगा ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को बहुत हद तक, आपको चीनी दिखाई देगा, पानी नहीं दिखाई देगा। इसमें मामला उल्टा पड़ जाएगा आपका, ठीक है, क्या उल्टा पड़ जाएगा भाई, जो क्वांटिटी में यहाँ पे क्या हो ज्यादा कौन हो गया आपका, ज्यादा कौन हो गया, शुगर हो गया। तो इस केस में शुगर हमारा सॉल्वेंट बन जाता है, अगर ऐसा केस होता है, ऐसा केसेस होगा, तो इस केस में हमारा जो शुगर होगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, और जो हमारा आपका
पानी था वो सोल्यूट बन जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी एज अ सॉल्वेंट ही एक्ट करेगा और शुगर हमारा सोल्यूट एक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हमने क्वांटिटी को चेंज कर दिया, अगर हमारे पास 1 kg का शुगर है, उसमें हमने आधा लीटर पानी डाला है, तो वो आधा लीटर पानी उस 1 kg शुगर को पूरा नहीं घोल पाएगा, बल्कि वो 1 kg जो शुगर है वो पूरे आधे लीटर पानी को अपने अंदर घोल देगा भाई मजे से। ठीक है, थोड़ा बहुत लिक्विड बन ही जाएगा लेकिन पूरा वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये सारे केसेस में जहां पर हम ये समझ लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम ये समझ लेते हैं कि अगर पानी हमारा सॉल्वेंट के तौर पे ही काम करेगा या कोई और लिक्विड हमेशा ही सॉल्वेंट होगा, तो नहीं, ये सही नहीं है। और इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया डिफिनेशन वाइज, कि जो अमाउंट में कम है, लेसर इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, लार्जर इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। आई होप दोनों के डिफिनेशन के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में दोनों ही डिफिनेशन लिखी है, तो आपको दोनों समझना जरूरी है। लेकिन आप किसको ज्यादा पकड़ के चलोगे, वो वाला जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट है, जो डिसॉल्व हो जाता है वो सॉल्वेंट है। और ये वाला हमारा मेनली काम आएगा और न्यूमेरिकल पोर्शन में, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ठीक है, ओके, आ जाओ, बेहतर है ना, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देख लेना, हमने आपके लिए मजे से यहाँ पे चीजें लिख रखी हैं भाई, ये एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट कंपोनेंट इन ग्रेटर अमाउंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम, ये ध्यान रखना भाई। हमेशा जो भी स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट सॉल्यूशन का होगा। अभी हमने एग्जांपल दिया ना आपको कि 1 kg अगर शुगर है आपके पास, तो 1 kg शुगर में हमने क्या किया था, आधा लीटर पानी अगर डाल रहे हैं, 50 है 500 ml, तो पानी पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर सिर्फ शुगर ही शुगर दिखेगा आपको, तो ओवरऑल सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही ओवरऑल सॉल्यूशन का स्टेट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुछ सिरप है जो कि 40% शुगर है उसमें, जो कि सॉलिड है 40%, 60% शुगर है, 40% वाटर है। तो वाटर लिक्विड स्टेट में, वाटर इज द सॉल्वेंट बिकॉज इट्स फिजिकल स्टेट लिक्विड मैचेस द सॉल्यूशन स्टेट्स। ओके, यहाँ पर बोला कि वाटर इज द सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिरप है उसमें बेसिकली आपका 60% शुगर है लेकिन 40% वाटर, लेकिन फिर भी जो 40% वाटर है उसमें पूरे तरीके से घोल दिया अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा जो वाटर है ये क्या हुआ, आपका सॉल्यूशन के तौर पे काम किया। अभी आप बोलोगे सर अभी तो ये वाला जो डिफिनेशन था आपने छोड़ दिया है ना, इसमें क्या है कि जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सोल्यूट, लार्जर अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। ओवरऑल ये बात हमारी सही है, लेकिन फंडामेंटल वो याद रखना, जो बेसिक डिफिनेशन है, जिसमें घुल जाएगा वो होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पानी में चीनी पूरा घुल चुका है। ओके, चलो इस केस में हमारा पानी ही है। और अगर फाइनल स्टेट आपको जो भी दिख रहा है सोल्यूशन का, अगर फाइनल स्टेट आपका सोल्यूशन का लिक्विड दिख रहा है, इट मीन्स जो सॉल्वेंट था वो भी लिक्विड में था। फाइनल स्टेट अगर आपको गैस दिख रहा है, इट मीन जो हमारा आपका सॉल्वेंट था वो भी गैस में था। अभी देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल इसके। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस की आप बात करें, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगी, डाइल्यूट मतलब पतला सॉल्यूशन, डाइल्यूट का बहुत सिंपल सा मतलब पतला सा सॉल्यूशन। पानी वाला में बोलते हैं ना पतला सॉल्यूशन। तो कई बार तो ना बोलता है भाई एकदम पतला शरबत लग रहा है, चाय फीका लग रहा है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमने जो सॉल्वेंट था उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाल रखी है और बहुत कम क्वांटिटी। अब 4 गिलास हम शरबत बना रहे हैं, ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन contains the maximum amount, super saturated contains more solute than required for saturation, is an unstable system। ठीक है, ये चीज और आगे भी आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल, जब टॉपिक यहाँ पे आ ही गया तो यहीं पे इसको मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ। आपको याद है रसना, बचपन में हम लोगों का रसना आता था ना, 1 रुपए वाला, अभी थोड़ा दाम बढ़ गया शायद हो गया होगा। तो जो रसना आता था ऑरेंज पैकेट का, है ना, मुझे तो ऑरेंज फ्लेवर काफी पसंद था, अभी अभी नहीं आता बट पहले बहुत पसंद था। एक पैकेट आता था रसना का मस्त। तो बचपन में हम क्या करते थे, लाते थे, हमारे छोटे भाई भी है, हम लोग लाते थे, आप लाओ या आपका छोटा भाई लाए, हिस्सा तो सभी लगेगा। तो एक रसना आपने लाया, उसमें लिखा होता था कि 2 गिलास बनेगा। हम क्या करते थे, हमें तो भाई ढेर सारा पीना है एकदम लड़की के जैसा, मतलब भाई भाई बचपन में वैसे ही होते सब। हम क्या किया, हमने 4 गिलास लिया। कि अब इस रसना की कैपेसिटी कितनी थी, 2 गिलास बनाने की, इसकी कैपेसिटी थी 2 गिलास। अगर मैं इसको अच्छे से आधा आधा बांटता तो मुझे 2 गिलास का जो भी रसना बनता वो बहुत अच्छा से बनता। लेकिन हमने क्या किया, उसको 4 गिलास में बना दिया। तो यही होता है जब हमने सोल्यूट क्या किया, ये हमारा सोल्यूट हो गया, जो रसना हमने लिया था ये एज सोल्यूट हुआ, जिसको मैं घोल रहा हूँ पानी में शरबत बनाने के लिए। बट
उसको हमने थोड़ा थोड़ा डाला, बहुत कम डाला। इस केस में जो चीज होता है ये पतला हुआ, ये हुआ हमारा डाइल्यूट का एग्जाम्पल। बट यहाँ पे 2 गिलास की इसकी कैपेसिटी थी, हमने सिर्फ एक ही गिलास बनाया। हम बोलते भाई छोड़ो हटा, घर पे कोई नहीं है, आज मौका मिला है तो मैं अकेला ही पूरा गिलास पी लूंगा। एक गिलास में मैंने सारा का सारा रास्ता डाल, जितना रास्ता मेरे पास था सब मैंने एक गिलास में डाल दिया। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड, क्योंकि अब क्या है, अब वो एक गिलास जब आप पियोगे तो आपको ज्यादा ओवर रेटेड टेस्ट आएगा। आप पियोगे, कभी टेस्ट करना, अभी बना के, ये सब प्रैक्टिकल तो आप घर में कर सकते हो, बना कर देखना। तो वो एक गिलास में आपको, अब ऐसा मत लेना भाई कि एक गिलास आप पूरा 500 ml गिलास लेना, नहीं, नॉर्मल गिलास होता है घर में 150-200 ml वही लेना। पता चला तुमने गिलास ही ले लिया है बहुत बड़ा सा, वो मत करना, ठीक है। तो तुमको लगेगा कि इसमें ना पानी और ज्यादा मिलाना चाहिए, ऐसा कभी कभी लगता है ना भाई बहुत मीठा लग रहा है, अरे यार शरबत ना बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है, इसमें रस ना ज्यादा लग रहा है, इसको ना थोड़ा सा और ज्यादा पानी होना चाहिए था इसमें, है ना, ये जरूरी चीज है इसमें, तो होना चाहिए था। तो उस तरह के केस को हम कंसेंट्रेटेड बोलते हैं। और सुपर कंसेंट्रेटेड कब होता है आपका? सुपर कंसेंट्रेटेड, ये पहले सेचुरेशन का समझते हैं। सेचुरेशन ऐसा कि एक लिमिट आता है जब वो नहीं ले पाएगा, ये टर्म आगे चल के समझेंगे, याद रखना भी। चलो फिलहाल हम आगे देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हमें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के टाइप्स हम यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं भाई, पहले हम सॉल्वेंट पकड़ते हैं, किसको? गैस को। अब हम पहले बोलते हैं गैस मेरे पास सॉल्वेंट है, तो मैं एक बार गैस में गैस डालता हूँ, फिर एक बार गैस में लिक्विड डालता हूँ, फिर एक बार गैस में मैं सॉलिड डालता हूँ। अब इसके बाद हमारा बनता है, बोलोगे सर गैस में गैस कैसे मिलेगा? अभी सब बताऊंगा, एकदम आराम से सब्र से सुनते रहो। मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर, जो हमारा गैस जो पूरा हमारे इन्वायरमेंट में है, वो तो एक तरह का सोल्यूशन ही ना है। हमारे गैस में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सब गैस तो पूरा एक जगह कंबाइन होकर के हमारे एटमोस्फेयर में पाए जा रहे हैं। तो ये सारे गैस हमारे आपस में कंबाइन रहते हैं, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखो जस्ट सपोज ये मेरा नाइट्रोजन आइटम का मॉलिक्यूल्स है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स तो काफी दूर दूर होते हैं, ये आपको पता ही है। तो नाइट्रोजन आइटम के मॉलिक्यूल से अब इसके बीच में है जगह खाली, तो दूर से कहीं ऑक्सीजन देख रहा था कि भाई मुझे जगह चाहिए, कहीं कोई जगह मिले तो बताना। उसको दिखा दूर से भाई नाइट्रोजन के पास जगह खाली, वो जाके नाइट्रोजन का जगह खाली वहां बीच में मिक्स हो जाएगा, ये तो मिक्स हुआ तो होमोजेनस मिक्सचर बन गया, ये एक सोल्यूशन तैयार हो गया। ये एग्जांपल है गैस में गैस। अब गैस में लिक्विड का एग्जांपल तो वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, हवा में वाटर वेपर बनता है भाई, हवा में भाप हमने मिक्स कर देते हैं, तो लिक्विड भाप क्या होता है, लिक्विड ही तो भाप बन के मिक्स होता है। तो ये हुआ गैस का लिक्विड बनना, तो मतलब गैस में लिक्विड का मिक्स होना। उसका एक एग्जांपल मिस्ट भी है, यानी कि धुंध, ये भी एक एग्जांपल है उसका। और आगे देखते हैं, फिर लिक्विड में हमने एक बार, फिर हमने लिक्विड को सॉलिड माना, लिक्विड में गैस डाला, तो इसका एक फेमस एग्जांपल है आपका ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको, जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं नॉर्मली, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर, एरिटेड ड्रिंकिंग सोडा वाटर, ठीक है, इसको एरिटेड ड्रिंकिंग बोलते हैं। हमारा मस्त वो ड्रिंकिंग वाला बोतल होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हाई प्रेशर में इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल के इसको मस्त पैक कर देते हैं। जब इसको खोलते हैं मस्त झाग बनता है और गैस बाहर आता है। ये एग्जांपल हो लिक्विड में गैस डाल देना, लिक्विड में लिक्विड डाल देना, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेकिन बहुत से कम लिक्विड होते हैं जो लिक्विड में घुलते हैं। मिक्सचर ऑफ मिसेसेबल लिक्विड्स, एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, तो वाटर में बहुत चीज घुल जाता है, पानी में अल्कोहल डाल दो घुल जाएगा, वोडका डाल दो घुल जाएगा, मिला ही सकता है, पीते ही लोग ये सब, है ना। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक पे भी, कोल्ड ड्रिंक को पानी में डाल दो, पानी को कोल्ड ड्रिंक में डाल दो, हालांकि वो पीने लायक नहीं रहेगा, बट आप सोल्यूशन तो बना सकते हो। इसके अलावा लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड डालना, तो इसका बहुत सारे एग्जांपल है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, उसका वही एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया भी था। इंटरेस्टिंग सॉलिड वाला पार्ट है, सॉलिड में गैस डालना, ये हो गया एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स, हाइड्रोजन, प्लेडियम। देखो ये क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भैंस आपने देखी कभी, भैंस, भैंस देखी आप लोगों ने, देखा ही होगा। हम लोग सस्ता सा भैंस, अब भैंस नहीं बनाएंगे, छोड़ो नहीं तो मतलब बना सकते हो अपने हिसाब से, सस्ता सा जो भी भैंस होगा आप बना लेना, जो आपको ठीक लगे। ये तो भैंस का मूड ज्यादा लग रहा है मेरे को फिलहाल अभी, है ना, ठीक है, जो भी हो आप समझ लेना भैंस ही है। हाँ, एलियन टाइप का भैंस है, शकल थोड़ी कहीं और की, क्या भैंस है भाई, ऐसा स्माइल नहीं होना चाहिए। देखो गाय और भैंस जब इसको नहलाना होता है, खासतौर से भैंस को, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, तो इनको जब नहलाना होता है तो इनके सामने ना एक हम लोग बाल्टी रख देते हैं, उसमें पानी होता है, और उसको हम लोग पीछे से नहलाते हैं। एक बाल्टी हम अपना रखते हैं इसको नहलाने के लिए, गाय भैंस जो भी हो, जिसको मैं पानी डाल रहा हूँ इधर से, और उस दौरान वो पानी पीती भी है, पी भी रहा है भैंस जो भी है, ताकि वो बिजी रहता है अपना, उसको नहलाने में आसानी होता है। अब जरा बात बताओ, आप खुद भी नहाते हो, या जब आप नहा रहे हो खुद में, तो उसमें क्या है, आप अपने बॉडी में पानी डाल रहे हो, तो वो बॉडी में पानी क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर पार चला जाता है, ऐसा कभी हुआ है?
कि आपने पानी डाला अपने बदन में नहाते वक्त और वो आपके बदन से एकदम अंदर चला गया, दिल फेफड़ा था एकदम गुदगुदी हो रही है अंदर मस्त, नहीं ना हुआ ऐसा, होता भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बदन में लेकिन चिपक तो जाते हैं, तभी तो हमें फिर पोंछ के सुखाना पड़ता है अपने यहाँ पर, कि हमारे बाल भी भीग जाते हैं उसको भी सुखाना पड़ता है। तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड का, और यहाँ पर होता है एडजॉर्प्शन। अब दो तरह का टर्म होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब है कि कोई भी चीज का सिर्फ सरफेस पे चिपकना, ठीक है, बस सरफेस पे चिपकना। अगर कोई भी चीज सरफेस पे चिपक रही है, कोई भी एक सॉलिड चीज है और उसमें मैंने एक लिक्विड चीज डाला है, तो अगर ये लिक्विड चीज सॉलिड पे चिपक गई, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये सॉलिड सरफेस के पास एबिलिटी है एडजॉर्प्शन का, मतलब वो कोई भी लिक्विड को अपने पास अपने सरफेस पे चिपका सकती है। तो सॉलिड में लिक्विड घोलने का एग्जांपल यही है। नहाने के एग्जांपल ले लेना, वैसे मैंने भैंस का एग्जांपल दिया, आप अपने आप को इमेजिन कर लेना। अरे अपने, तुमको भैंस की जगह इमेजिन करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने आप को अच्छा इमेजिन करो। हाँ, काय गुस्सा होते हो बात बात, आगे आ जाओ। सॉलिड पे लिक्विड तो हमने देख लिया, सॉलिड का गैस हमने ये भी देख लिया, अच्छा हो गया, ठीक है। सॉलिड का गैस हमारा ये था, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ये भी वही है, एब्जॉर्प्शन का ही होता है, और सॉलिड में लिक्विड डालना, मरकरीन, जिंक, मरकरीन, गोल्ड, ये सब एग्जांपल्स। चलिए, सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर बहुत गजब का है। कहाँ गया भाई, सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दैट इज एलॉयज, कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर। सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर का सॉल्यूशन का एग्जांपल एकदम सिंपल है, वो है एलॉयज। ये बहुत फेमस एग्जांपल, एक ही याद रख लो, बहुत है। एलॉयज, एलॉयज बहुत तरह का होता है, ठीक है, जिंक, कॉपर। एक आपको याद होगा, मैं एलॉयज का एक फेमस एग्जांपल देता हूँ, निकल का वायर होता है, ठीक है, निकल क्रोमियम, हाँ निकल का ही वायर। हम्म। इसमें क्या होता है, जैसे हीटर में जो वायर होता है ना, वो निकल, क्रोमियम, आयरन, ये सब चीज से मिलके बना होता है, लॉय है वो, एक तरह का मिक्सचर है, वो एक तरह का सॉल्यूशन है वो। तो सॉलिड सॉल्यूशन यही होता है, दो तीन तरह का मेटल को मिला करके एक नया मेटल बना दिया, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, और वो हमारा सॉलिड सॉलिड एग्जाम्पल है आपका। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बहुत सारी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, एक सिंगल फेज होता है, मोनोफेजिक सिस्टम, मतलब एक ही फेज में सब निकलेगा, जो भी सॉल्यूट भी उसी फेज में होगा, और सॉलिड भी उसी फेज, बोलने का मतलब है लिक्विड, गैस, सॉलिड, वो अलग फेज है, ठीक है। हाँ, अपना तुम जिंदगी अलग फेज मत समझ लेना अभी, फिर मेरा जिंदगी का फेज तो बहुत खराब, क्या ही करे, वो नहीं, अभी एग्जाम तो बहुत अच्छा फेज चलेगा। तो इसके बाद क्या, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द यूनिफॉर्म, विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब यूनिफॉर्म रहता है आपका, सब सेम रहेगा, मतलब पूरा जितना आपका जो सोल्यूशन है, उस पूरे सोल्यूशन में पूरा डेंसिटी सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, जितना भी प्रॉपर्टीज मिलेगा सब यूनिफॉर्म मिलेगा आपको। देन सोल्यूट पार्टिकल का साइज ये आपका इस बीच में वेरी करता है, 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर हो सकता है। आप कंपोनेंट्स ले लो, कंपोनेंट्स कांट बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है, कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला हम सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, दो हमारे पास फेमस मेथड्स है। एक, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, झटका देंगे तो जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तभी एक आदमी साथ छोड़ के चला जाएगा और दूसरा अकेला अलग हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड, सॉल्यूशन का जो भी प्रॉपर्टी होगा वही उसके कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी होगा, मतलब एक सॉल्यूशन का जो भी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी होगा। देन कॉम्पोजिशन इज नॉट डिफाइंड बट कैन वेरी विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब कॉम्पोजिशन ऐसा कोई डिफाइन नहीं कि इतना इतना ही आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट लेना है, तो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है आपने कितने लिमिट्स में ले रखा है, मतलब कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन डिपेंड करेगा। सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी तो पढ़ेंगे आगे, वेरी विद कॉम्पोजिशन, वो कॉम्पोजिशन के साथ वेरी करता है कि आपने कितना सॉल्यूट लिया है और उसके साथ साथ कितना सॉल्वेंट लिया है, ये चीजें वेरी करेगी बीच बीच में। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे जाने वाले हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा वही है, और फिर से एक बार सामने आपको अपना मुखड़ा दिखाते हैं, प्यारा प्यारा सुंदर सा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स वाला एग्जांपल भी वही है, कुछ यहाँ पे है ना, मैं आपको कुछ कुछ करके दिखाता है, ठीक है, कोई नहीं, है ना। देखो वही रसना वाले एग्जांपल याद रखना भाई, एक पैकेट रसना में 2 गिलास बनाने की कैपेसिटी है। अगर आपने 2 गिलास बनाया, आपका सोल्यूशन एकदम परफेक्ट बना है, बट आपने 4 गिलास बना लिए, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गया। किसका कंसंट्रेशन कम? रिपीट विद मी, ओके, ठीक है, रिपीट विद मी।
किसका कंसंट्रेशन कम हुआ? सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम हुआ है। किसका हुआ? सोल्यूट का। अभी कभी वीडियो पॉज करो, नीचे जाके कमेंट में लिखो किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? सोल्यूट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। और यही चीज आपको समझनी है कि कोई भी एक सोल्यूशन में हम जो यहाँ पे चीज डील करेंगे अभी, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा। अब मान लो आपने मस्त एक शरबत बना के रख लिया था, 2 गिलास आपने बनाया, मस्त बनाया, अचानक से पता चला 2 बिन बुलाए दोस्त आ चुके हैं। अब आ चुके हैं तो लात मार के भगा नहीं सकते, वैसे दिल में इच्छा वही होती है कि भगा दो, बट फिर भी दिल की इच्छाओं को अंदर दबा करके ऐसे बोलते लगा सब कहां से आ गया, बांटना पड़ेगा, वो तो बांटना पड़ता है फिर भी। तो वहां पे आप क्या करोगे? सोल्यूट का कंसंट्रेशन फिक्स है दोनों में, आप सोल्यूट नहीं ला सकते हो, मैं आपके पास है नहीं, मतलब रसना नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा, वही है, उसको आप उसी में और पानी डाल दोगे उसको पतला करने का। तो यहाँ पे क्या किया आपने? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन को चेंज किया। ओके, कंसंट्रेशन का सिंपल भाषा में बोलता हूँ, कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी कितनी डाल रहे हो आप, कितना रसना आपने डाले एक गिलास में। अब रसना आपने फिक्स बना ली, 2 गिलास मस्त आप पीने जा रहे थे, 2 लोग आगे बोला भाई मेरे को ही पीना था, आपने जबरदस्ती उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट एक्स्ट्रा डाल दिया। यहाँ पर आपने सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया सोल्यूट के रिस्पेक्ट में। समझ गए? ये दोनों चीजें आपस में घूमते फिरते रहेंगे। और कुछ चीजें हम ऐसा भी करेंगे कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट चेंज होगा, सॉल्यूशन भी हमारा चेंज हो जाएगा भैया, उसका भी रवैया बदलेगा, वो भी अलग अलग अजीब अजीब हरकत करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अभी कभी कमेंट करो, एकदम सब यहाँ तक हो गया ही क्लियर, नहीं करोगे कमेंट आप लगेगा तेरे को, ठीक है, सबको सबको। ओके, यही पढ़ेंगे अभी, यही आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, वो जो आप सुनते हो ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ओके, एंड मोल फ्रैक्शन तो आगे चल के आएगा, वो कंसंट्रेशन टर्म्स में तो नहीं आता। मेन तो 3 ये लोग मोलैलिटी और मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, अरे वो था पीपीएम, पार्ट्स पर लेना ना, वो भी समझाता हूँ, टेंशन लेने का बात नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखो एक एक करके एकदम एक एक लाइन में सारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा। ओके, वापस चलते हैं अपने उसी पढ़ाई वाले जगह पे, मतलब स्लाइड्स में आ गए हैं। चलिए इधर देखो, हाँ चाचा इधर देखो, आपका ध्यान किधर है? आपका कंसंट्रेशन टर्म इधर है। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पार्ट 1, जैसे कि एक होता है परसेंटेज बाय वेट, आप यहाँ पे किस पे लोगे भाई? यहाँ पे मैं सॉल्यूट को वेट में लेके चल रहा हूँ। और एक चीज बता दूं आपको बहुत अच्छे से कि अभी जो सॉल्यूट हम बोलेगी, तो बार बार हम सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, हम सॉल्यूट को बी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। और सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? हम सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से। तो अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूं डब्ल्यू ए, इसका मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं कहीं लिखता हूं डब्ल्यू बी, इसका मतलब हुआ वेट ऑफ सोल्यूट। आई होप कि आपको क्लियर है। अगर मैं यहाँ वी ए लिखता हूं, इसका मतलब हुआ, बताओ अभी के अभी कमेंट करके, अभी बी का मतलब क्या हुआ? तो वी ए और वी बी का कमेंट मुझे अभी के अभी आंसर में चाहिए। मतलब आप जब भी करोगे मैं देख लूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसा मत सोचना बाद में दिखता नहीं, सब दिखता है। ओके, बताना वी ए मतलब किसका हुआ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बता देना। चलो आगे देखते हैं, फटाफट फटाफट एकदम। डिफिनेशन क्या है? डिफाइन वेट फ्रैक्शन, ये आपको वेट बताएगा भाई, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब यहां पर देखना 1 ग्राम में कितना रिप्रेजेंट है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि हमें मैथ्स में चाहिए स्टैंडर्ड, ओके स्टैंडर्ड चाहिए, इसलिए तो हम बोलते हैं भाई 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको ही हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट। ये वेट बाय वेट होता है। सिंपल स्टार्टिंग में क्या डिफाइन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेट बाय वेट हम डिफाइन करते हैं। अरे आ जाओ यार, टेंशन मत लो, अलग अलग से काला काला स्लाइड लेके समझाएंगे आपको। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर 100 ग्राम। आप 100 ग्राम में बोल सकते हो, कहीं 1 ग्राम लिखता है, कहीं 1 ग्राम लिखता है। हम लोग मतलब एज ए स्टैंडर्ड हम लोग 100 ग्राम ही मान लेते हैं, और उसको 1 यूनिट बोलते हैं तो 1 ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसको चाहिए भैया अच्छा दोनों, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों, मतलब पूरा सोल्यूशन में, पूरे सोल्यूशन में मान लो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है। तो ये हुआ आपका वेट बाय वेट। अब इसको हम इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। 100 देने से बस ये परसेंटेज बनता है और कुछ नहीं, यही हमारे यहाँ पे लिखा गया। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, डब्ल्यू है ऊपर में, इसका मतलब इसको डब्ल्यू बी कर दो और नीचे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, दोनों को जोड़ेंगे तो सोल्यूशन का ही वेट आएगा। इसके बाद परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को चेक करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन एमएल मतलब मिलीलीटर डिजॉल्व इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना होगा? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, मतलब हमने लिया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड नीचे हमने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो पूरा सॉल्यूशन मान लो 100 ग्राम का है, मेरे पास 100 ml का, जस्ट सपोज भाई 100 ml का ही ले रखा है। तो मेरे पास 100 ml के तीन तीन सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और एक मेरे पास ये है, ये भी मेरे पास 100 ml का है। अब हमने क्या किया, इसमें कुछ मेरे पास सोल्यूट है, मान लो इसमें सोल्यूट 20 ml प्रेजेंट है, इसमें 10 ml प्रेजेंट है, इसमें 5 ml प्रेजेंट है। अब मुझे इसका वॉल्यूम पता करना, मतलब कितना ओवरऑल सोल्यूट कितना हिस्सा मौजूद है, वो मुझे परसेंटेज में पता करना है। ये उसने बता दिया कि 20 ml का, ओके, तो परसेंटेज में निकालेंगे कैसे, 20/100 करेंगे, देखिए ये पूरा सॉल्यूशन का था, इनटू इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये खत्म। ये आपका परसेंटेज कितना है, 20%। हमें समझ में आ रहा है भाई 100 ml सोल्यूशन में 20% सोल्यूट है। अब अगर 20% सोल्यूट है भैया, 20% हमारा अगर वॉल्यूम सोल्यूट का है, तो सॉल्वेंट का क्या होगा सर, 100 माइनस कर देंगे, टोटल 100 है, वो 20 है, तो जो सॉल्वेंट होगा उसका होगा 80%, खत्म, बात खत्म, और तो कुछ है नहीं। वैसे इसमें कितना होगा, 5% होगा, वी बी, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो इस वाले केस में कितना होगा, कमेंट डाउन। इतने सारे कमेंट्स में लिखने के लिए दे रहा हूँ आपको, देखता हूँ किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि सबका सब कमेंट्स करेगा, आई चैलेंज यू। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और यहाँ पर एक चीज याद रखना, यूनिट क्या है, मिलीलीटर में। अगर क्वेश्चन में आपको लीटर में दे दे तो भैया लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना, और 1000 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, मतलब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होता है, ये ध्यान रखना बबुआ। कभी कभी वो लीटर में दे देगा, तो लीटर से आपको मिलीलीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा बबुआ, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा था मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मोल फ्रैक्शन का भी टाइम नहीं है, पहले मोलैरिटी समझते हैं। मोलैरिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर और पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितना, अब नंबर ऑफ मोल्स पहले समझते हैं भाई, मोल्स क्या होता है, वैसे आपको पता है, मैं फिर भी एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ इसको, ठीक है, छोटा सा आइडिया तो हम दे ही सकते हैं। देखो मोल्स बेसिकली, देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको पता है कि मोल्स क्या है, एक नंबर है, इट इज बेसिकली अ नंबर, इट इज अ नंबर, ओके, इट इज अ नंबर। देखो हो क्या रहा था, जैसे आप जैसे कार्बन अगर लोगे, तो कार्बन का जो वेट होता है ना, वो होता है एक आइटम का वेट, मान लो 6.022, मान लो क्या होता है, यही है, इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर -23, ये कुछ अराउंड होता है इसका, ठीक है। ये एक आइटम है इसके पास, मतलब एक आइटम का, जस्ट सपोज मान लो एक कार्बन आइटम है मेरे पास, और कार्बन आइटम लिया, उसका एक आइटम का वेट इतना है। अब मेरे पास ऐसा ऐसा बहुत सारा आइटम है, तो मैं सारा आइटम का वेट कैसे निकालूंगा, बहुत दिक्कत है मेरे लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते थे, इसको इजी करने के लिए हमने इसको ग्रुप ऑफ आइटम को लिया, और हमने कुछ कंसिडर किया, बोला एक ग्रुप ऑफ आइटम हम बनाते हैं, और उस ग्रुप ऑफ आइटम को हम बोलेंगे 1 मोल, सिंपल सा, ठीक है। उस ग्रुप ऑफ आइटम को हम बोलेंगे 1 मोल, और उसका ही वैल्यू हमने यहाँ पर, ये इसका अप्रोक्सी कुछ था, तो उसका वैल्यू मैंने बोला भाई एक नंबर है, मतलब अगर 6.023, किसी किसी 022 भी लिखा है तो बहुत सी किताबें, इंटू 10 का पावर 23 अगर होगा, अगर इतना नंबर आपके पास कुछ भी अगर आइटम है, तो हम बोलेंगे 1 मोल आइटम, ठीक है। अगर इतना पीस, इसको आप पीस भी बोल सकते हो, अगर इतना पीस आपके पास आइटम है तो आप बोल दो 1 मोल आइटम है, अगर इतना पीस आपके पास बनाना है तो बोल दो 1 मोल बनाना है, इतना पीस आपके पास पैसा है तो बोल दो 1 मोल पैसा है। लेकिन इतना पैसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। मैंने जस्ट फॉर फन के लिए एक बार ने ऐसा कैलकुलेट किया था, मान लो इतना पैसा, पैसा नहीं मतलब रुपया होता है, इंडियन रुपीज अगर मेरे पास ऐसा होता, इतना अगर मेरे पास होता, तो मैं उसको कितना खर्च कर पाता। तो मेरा जो कैलकुलेशन था उससे मुझे ये पता चला कि अगर मैं हर घंटे, मतलब प्रति घंटे के हिसाब से, अगर मैं 1 घंटे यहाँ पर 12 लाख रुपए भी खर्चा करता हूँ हर घंटे, तब भी मुझे इस पूरे पैसे को खत्म करने में लगभग शायद 9,000 साल, ऐसा बता कैलकुलेशन में आया था मेरा, याद नहीं एग्जैक्ट, बट ऐसा है कि 9,000 साल लगेगा। मुझे कितना ज्यादा पैसा है, तो इतना सारा आइटम एक जगह ग्रुप किया हुआ है, इतना सारा आइटम को ग्रुप करके बोला 1 मोल आइटम, ओके। अब इस पूरा 1 मोल का वेट निकाल दिया, अब बोला भाई ये जो 1 मोल है ना, इतना पीस जो कार्बन आइटम है मेरे पास, जो इतना पीस जो कार्बन आइटम होगा, इतना पीस कार्बन आइटम का मैं बोल रहा हूँ कि वेट जो होगा वो होगा 6 ग्राम, 6 ग्राम नहीं, 12 ग्राम, ठीक है। तो 12 ग्राम भैया, 12 ग्राम,
एक मिनट, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था ये 6 नहीं होगा, ये बेसिकली 2 होता है एक आइटम का। पॉइंट कर देना उसको। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है 12 ग्राम। देखो एक आइटम का इतना था और ये मेरा पूरा 1 मोल है। अगर मुझे 1 मोल का निकालना ही है तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा। ठीक है, एक का इतना है, ये एक पीस का है और ये पूरा 1 मोल इतना क्वांटिटी का है, तो 1 मोल से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चलेगा 1 मोल में कितना पीस है। मल्टीप्लाई कर दो 2.022 इंटू 6.023, और यहाँ पे ये माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस होता है, तो ये 10 का पावर 23, यहाँ -23 कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12 होगा, तो 12 पॉइंट समथिंग है, हम फिलहाल 12 मान के चलते। तो यहाँ से कार्बन का एक आइटम मतलब 1 मोल कार्बन आइटम यहाँ पे 12 ग्राम आता है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन आइटम का वेट कितना हो गया? 12 ग्राम। क्लियर हो गया? चलो, तो 1 मोल का यही कंसेप्ट है, इतना समझ लेना। अब अगर ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई सोल्यूशन है मेरे पास, तो थोड़ा सा हम बंद करते हैं, सोल्यूशन लेके आते हैं अपना। सोल्यूशन भैया कहाँ हो तुम? आ जाओ। आ गए बबुआ, बताओ करना क्या है? कुछ नहीं करना है, चुप से बैठे रहो, जो करना है हम करेंगे। चलो ये हो गया, तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब इसमें ये पूछ रहा है, अब इस सोल्यूशन का हमारे पास कुछ तो वॉल्यूम होगा, मान लो 1 लीटर सोल्यूशन है ये, या फिर 1000 ml हम इसको बोल। वो पूछ रहा है इसमें कितना ग्राम सोल्यूट है वो नहीं पता। ठीक है, अगर वो कितना ग्राम पूछता है तो सॉल्यूशन भी ग्राम में देता है, या इतना पूछता है कि कितना ml इसमें सोल्यूट होगा तो हम डिवाइड करते हैं, वो मेरा वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज निकलता। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल बताओ भैया। नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल को किसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कि आपको यहाँ पर बताना है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप क्या आपको मोल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा मोल मोल बोलने का मतलब। मेरे पास एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का, ये पूरा का पूरा, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट होगा ही। मान लो ये वाटर प्लस शुगर का ही सॉल्यूशन है। अब इसमें कितना वाटर है कितना शुगर है आई भी डोंट नो, हमें नहीं पता। बट हमें जो मेरा शुगर है सॉल्यूट है इसका मुझे पता करना है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, ये कितना ग्राम है वो नहीं पता करना है, इसका वॉल्यूम कितना वो नहीं पता करना, नंबर ऑफ मोल पता करना। और 1 मोल कितना होता है? मान लो अगर मुझे 4 मोल मिला तो 1 मोल 6.023 इंटू 10 का पावर -23 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी पता चल जाएगा। वो सब कैसे निकालना है अभी पता करेंगे, कैसे निकालना है। नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकाल सकते हो? इसके बहुत सारे 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, नंबर ऑफ मोल निकालने का देखो, एक तो फॉर्मूला होता है गिवन वेट, जो वेट दिया है आपको। ठीक है? क्योंकि आपको गिवन वेट में ही पता करना है, बोलेगा 10 ग्राम में कितना है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट से। जो भी मोलिक्यूल हमें दिया जाएगा या फिर जो भी आइटम हमें दिया जाएगा, ठीक है, मोलिकुलर वेट से। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का वेट से डिवाइड करेंगे, आइटम होगा तो आइटम का वेट से डिवाइड कर देंगे। ज्यादातर केसेस में मॉलिक्यूल होता है, तो ये हमें मिल जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स, तब निकाल सकते हैं, वो हमें दिया रहेगा नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब आइटम भी हो सकता है। बोले कितना पीस आइटम है, आप बता देना, ये नंबर ऑफ आइटम बोल देगा, ये बोलेगा इतना पीस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ बोलेगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे एन ए यानी कि एवोगैड्रो नंबर, और वो क्या है? एन ए का वैल्यू लिख रहा हूँ, वही है जो हमारा मोल कंसेप्ट है, वही है मोल। मोल नंबर ही हमारा ये होता है, उसी से डिवाइड कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा। ये चीज है, ये बहुत रेयर यूज होगा आपका, ये मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में यूज होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत रेयर है, ये वाला आपको खास तौर से भी याद रखना है। और एक नन्ना मुन्ना सा एक और फॉर्मूला है जो कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स तब निकलता है जब वॉल्यूम गिवन होता है। ये हम लोग तब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो एसटीपी पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर है। अब आप जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है, मान लो जैसे सपोज बोले भाई नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है, यहाँ पे ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बहुत यूज होगा। जैसे बोला कि 1 लीटर में कितना हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, यही बोला। तो आप ये कर लेना, एनी हाउ हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में सोल्यूट कितना मिलीलीटर मौजूद है 1 लीटर में। अब मान लो हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूट है
वो मेरे पास है, मान लो मुझे पता चला वो मेरे पास है, ठीक है, दो मान लेते हैं, मान लो 2 मिलीलीटर है, ठीक है, 1 लीटर में 2 ही मिलीलीटर है। और तो इसमें हम पता चल सकता है आप क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आप मान लो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, या फिर इसको एज अ वीबी आप कंसिडर कर सकते हो। जो भी आप जिसका भी निकालना होगा उसको ऊपर लिख देना, और नीचे आप डिवाइड कर देना 22.4 लीटर से, यहाँ से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया। तो बस इसको डिवाइड कर लो, 11.2 आएगा, तो 1/11.2, ये चीज है, हो गया। आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बोला, मान लो लेट WA ग्राम ऑफ सोल्यूट हमारा मोलिकुलर मास है सोल्यूट का। यहाँ तो हमने फॉर्मूला बनाए रखा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ही मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो और एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ये चीजें तब बनती हैं जब और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, WA, यहाँ पे गलत लिखा हमने, WB को बोला है ना, इसको WB कर देना, ठीक है। तो WB मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू V। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ खास समझने के लिए है नहीं, ओके। और डेरिवेशंस में उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करना है फटाफट से। डेरिवेशंस आप देख लेना, ओवरऑल ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमें ये समझना होगा, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप समझ के रखना। अगर आपको मोलिकुलरिटी निकालना, एक तो ये नॉर्मल डिफिनेशन है, लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, WA, WN, इसको WB करो, मैंने उल्टा उल्टा कर, WB कर दो, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूट, M मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ओके। W मतलब वेट, और वो कौन सा वेट है, गिवन वेट। M मतलब मोलिकुलर वेट उसका जो भी होगा सोल्यूट आपका, मोलिकुलर वेट इनटू V मतलब जो वॉल्यूम है। इससे हम आराम से निकाल सकते हैं कि मोलैरिटी क्या होगा हमारा सॉल्यूशन का, खत्म बात। उसी चीज को और अच्छे से तोड़ेंगे तो इस तरीके में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये तब और समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला जब मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, तो फिलहाल अभी रहने देते हैं। आई होप आपको मोलैरिटी क्लियर हो गया, जिस जिसको क्लियर हो गया फटाफट सभी कभी कमेंट में कमेंट करो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 3 बार नहीं, एक ही बार करना आपको। तो यहाँ पे एक होता है, अब डाइल्यूशन का बात होता है। तो मान लो भाई मेरे पास एक कुछ सॉल्यूशन था, मान लो आपको देखो सवाल ऐसा बोलेगा, कभी ऐसा सवाल आता है, ये उस सवाल जैसे जो सवाल बनेगा ना वो समझ ले, बोलेगा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, का मेरे पास कुछ मोलैरिटी बोलेगा है, मान लो उस मोलैरिटी को मैं M1 बोल रहा हूँ, और उस सॉल्यूशन का कुछ तो वॉल्यूम हो गई, ठीक है। अब वो बोलेगा मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी और मिला दे रहा हूँ, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पतला होने के बाद जो मोलैरिटी वो चेंज होगा, तो M2 मान रहे हैं नया मोलैरिटी को, बट वो कितना है मुझे नहीं पता। नया वॉल्यूम हो जाएगा V2, वो आपको बोलेगा जो नया मान लो मोलैरिटी का वैल्यू दे देगा, बोलेगा भाई पहले इसका मोलैरिटी 3 था, और इसका जो वॉल्यूम है ना वो 750 ml था, ये बोल देगा। और यहाँ पे बोल देगा कि V2 जो है, जो नया वॉल्यूम हुआ वो 1000 ml हो गया, लेकिन इसका मोलैरिटी क्या है नहीं पता, ठीक है। और वो आपसे मोलैरिटी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि जब नया जो केस, जब हमने पानी और ऐड किया, कितना पानी यहाँ पे ऐड किया, 250 ml ऐड हुआ है, तो जब हमने 250 ml पानी ऐड कर दिया तो नया नंबर ऑफ मोल कितना होगा वो पूछेगा आपसे, व्हाट विल बी द न्यू नंबर ऑफ मोल्स, ये पूछ लेगा। पहले तो ये समझ लेना कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है भैया, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डिल्यूशन वाला। तो बिफोर डाइल्यूशन M1 V1 मान रहे हैं, आफ्टर डाइल्यूशन M2 V2 हो गया। तो फॉर थ्री एग्जाम्पल ऑफ सेम सोल्यूशन आप यहाँ ले लेना भैया, अगर 3 ले लेते हैं तो M3 V3 हो जाएगा, ठीक है, मिक्स टुगेदर। तो बोले तीनों को मिला दो, ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा तीनों वॉल्यूम को जोड़ करके, यही होगा बेसिकली, ठीक। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, स्टार्ट विद डिफिनेशन से अगर आप स्टार्ट करते हो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड, अच्छा मोल फ्रैक्शन में बाद में, मोल फ्रैक्शन रिलेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट वाला जो नया मोलैरिटी वो हम कैसे निकाल रहे हैं, ऐड ऑन करके। मुझे नया मोलैरिटी पता करना, हमने क्या किया भैया, हमने बोला एक काम करो, वी नो डेट, हम यहाँ से ऐसा लिखेंगे कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू जो भी नया मोलैरिटी होगा,
ये दोनों को जोड़ के ही बराबर आएगा आपका, तो दोनों को जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तभी वो आपका इक्वल हो जाएगा। देखो तीनों को जो भी सेपरेट सेपरेट देगा आपको, वो तीनों को जोड़ देना, नया आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो आप आराम से रिजल्टेंट वाला यहाँ से निकाल सकते हैं क्या नया मोलैरिटी बन रहा है, क्योंकि तीनों आपको इस केस में भी देखो दोनों वॉल्यूम तो पता ही होगा। ठीक है, ये जो M2 हमने बोला इसको अब नया, इसको अलग ही कंसेप्ट रख रहे हैं भैया, क्या है पता नहीं। ठीक है, इसको फिलहाल इसमें अभी मैं बताऊंगा इसको और अच्छे से। इसको फिलहाल आप बस इतना समझो, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, क्योंकि एक लाइन मैंने यहाँ पे स्किप कर रखा है, इसीलिए बस इतना समझो। फिलहाल अगर आपको बिफोर डायलूशन आफ्टर डायलूशन वाला ये टॉपिक दे दे, तो आप एक काम करना, फिलहाल सबको जोड़ जाड़ देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी कैसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। और एक चीज मैं यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैंने समझाया नहीं है अभी आपको, तो जब मोल फ्रैक्शन में समझा दूंगा उसके बाद ये वाला जो मोलैरिटी वाला जो ये जो फॉर्मूला है, ये मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊंगा। इससे पहले एक चीज ये कंफर्म करना है, जो मैंने छोड़ दिया वो छोड़ दो, जो मैंने बता दिया वो समझ में आया कि नहीं, अभी क्या, अभी कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। आगे चलते हैं, चलो। और नॉर्मेलिटी ये रहने दो, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया, बट ये पढ़ना तब बेटर होता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि इक्विवेलेंट ग्राम और इक्विवेलेंट वेट का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाकी आप एक बार रीड ऑन कर सकते हैं, रीड करने में इसमें कुछ है नहीं, रीड करके देखोगे आपको आसान लगेगा, बट वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं। अब आ जाओ, एक मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रिक मार्क के रखना है इसमें, क्योंकि अभी तक जितना भी कंसंट्रेशन टर्म हमने यूज किया वो किसके रिस्पेक्ट में था, कितना सोल्यूट कितना सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, कितना सोल्यूट यहाँ पर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यही था हमारे पास। सोल्यूट सोल्यूशन सोल्यूट सोल्यूशन, ये ऐसा है, ये बोलता है भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एक केजी सॉल्वेंट में कितना, ये सॉल्वेंट का रिलेशन लेता है कि एक केजी यानी कि 1000 ग्राम अगर मेरे पास सॉल्वेंट है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स या फिर ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स या फिर ग्राम ऑफ सोल्यूट कितना है, ये मोलैलिटी है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, अभी ये भी एक लिस्ट और देंगे हम आपको कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला कौन कौन है, ये ध्यान रखना। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बाकी अभी तक जितना हमने पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, उसके अलावा भी जो पढ़े वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज है। टेम्परेचर चेंज होने से उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लो फटाफट से, थोड़ी थोड़ी चीजें हो जाएगा। अब ये भी देखो, और भी हमारे पास छोटे छोटे कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, छोटा छोटा, जिससे कि एक छोटा आपने नाम सुना होगा फॉर्मेलिटी के नाम से। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। तो इसमें हम सिंपली ये कहते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, मतलब कितना, सिंपली सिंपल भाषा में बोलने का ये है कि कितना वेट ग्राम में आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और फॉर्मूला मास एक अलग चीज होता है, तो फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ये क्या होता है आगे बताएंगे, ये कैसे निकाला जा सकता है आपके लिए। अभी फिलहाल उतना जोर नहीं देना दिमाग में, बस सीधा फॉर्मूला समझने पे जोर दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है भैया, जो भी सॉल्यूट है वो ग्राम में कितना प्रेजेंट है पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये चीज समझना आपको। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो। ओके, इसके बाद होता है कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ। ये सिंपली ये बताता है नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, ये हमारा कंसंट्रेशन यानी कि स्ट्रेंथ को बताता है सॉल्यूशन का। बस सिंपल भाषा में 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व होगा। ठीक है, बस यही चीज है। इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, हाँ ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोले, एवरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लाइक हार्डनेस ऑफ वाटर और एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6, ये हो गया। देखो पार्ट्स पर मिलियन में कुछ नया नहीं है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जितने एग्जांपल्स हमने देखे, हमने क्या बोला कि 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा, अभी तक इसी की बात हम कर रहे थे। फिर अपने पास अचानक से मोलैलिटी आया, वो बोला भाई मेरे पास 1 केजी सॉल्वेंट है, तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना ग्राम सोल्यूट होगा वो बता दो। ये तो बोल रहा था नंबर ऑफ मोल्स बताना है सोल्यूट का, ये बोल रहा है मेरे को ग्राम में बता दो। ठीक है, ये चीज है। लेकिन जो सपोज मानो भाई एक बड़ा तालाब है, ठीक है, 1 पाउंड है, 1 पाउंड है पानी का मस्त अपना। अब इस पानी में भी कुछ ना कुछ होगा,
पूरा इस तालाब को मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बोलो, इसको ऐसा हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। अब इसके अंदर भी तो छोटे छोटे कुछ है जो मिक्स है रहता है, मान लो छोटा छोटा पार्टिकल से कुछ भी जो मिक्स है इसमें, ओके। तो इतने बड़े तालाब में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वो बहुत कम होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, बहुत कम होंगे। तो वो एज अ सॉल्यूट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन तो बना रहे हैं। तो इस तरह केस में जहां पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि 1 लाख सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाला जो हमारा चीज है उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। 10 का पावर 6 मतलब वही होता है पार्ट्स पर मिनट में, 10 का पावर 6 मतलब 1 मिलियन है ये। तो 1 मिलियन हिस्सा में उसका हिस्सा कितना है हमें यही पता करना होता है, सिंपल। जैसे हम 1 लीटर में निकाल रहे थे कि 1 मिलियन में निकलता है, ये चीज है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा पूरा डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 में कितना प्रेजेंट है, ये चीजें यहाँ पे जान के रखनी है हमें, बस। तो यूज केस आगे देखेंगे, और ये छोटा सा रिलेशन हमने लिख रखा है, इसको उतार के इसको याद कर लेना। आगे चलेंगे। आगे ये है कि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे ये सॉल्व है, बट टेंशन ना लो, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों से छुपा के, ठीक ठीक है। बट फिलहाल एक चीज अभी समझ लेना, यहाँ तक हमने क्या क्या चीज क्लियर कर लिया। हमने सॉल्यूशन समझ लिया, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखे कि जब गैस है सॉल्वेंट होगा तो किस तरीके का हमारा यहाँ पर गैस सॉल्वेंट है, लेकिन लिक्विड हमारा सॉल्यूट है कैसा हमारा बनेगा। वो एग्जांपल्स आप याद करना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म में हमने वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा था। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, जिसका हमने फॉर्मूला भी निकाला क्या, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 100, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला है उसका, ओके। चलो इसका मोलैलिटी हमने देखा, मोलैलिटी हमें ये बोलता है कि भाई ग्राम मतलब कितना वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वहां पे ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बताना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट आपको ग्राम में बताना है कि कितना ग्राम यहाँ पर सोल्यूट का वेट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, ये चीज है, ओके। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आ जाओ। कहाँ थे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, नहीं करेंगे बोलो, रुको तुम, मैं एक काम करता हूँ जैसा मैं अभी यहाँ पर कि हम्म, मैं वो क्वेश्चन पहले हटा के ले आता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लेके आता हूँ। नहीं तो तुम लोग तो आंसर देख लोगे, मेरा लॉस हो जाएगा। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, आपको यहाँ से फॉर्मूला पुट करने का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा है, ये फॉर्मूला पुट करने का आपको एक आइडिया लग जाएगा, और प्लस फिर हार्ड क्वेश्चन भी हम कराएंगे। और याद रखना आज भी पूरा कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा थ्योरी आपका इस चैप्टर में सभी कंप्लीट हो जाए विद इन 150 आवर्स, 1 घंटे के अंदर। और उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर करेंगे हम, जिस हम आपको मज़े से क्या पढ़ाएंगे पता है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व, बहुत मजा आएगा। चलो आ जाओ देखते हैं ये वाली चीज़। तो ये क्वेश्चन मैंने सेपरेट कर लिया, पिछले वाले स्लाइड में इसका आंसर भी था, तो आई होप अभी तो दिख ही रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो ये देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो हम तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। हम सिर्फ मोलैरिटी निकालेंगे और कुछ नहीं। और देखो मोलिकुलर वेट आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, NaOH का दे रखा है। तो पहले तो गिवन में देख लो, यहाँ पे सोल्यूट कौन होगा, ओवर जाहिर सी बात है NaOH ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट हमें कितना दे रखा है 0.4 ग्राम, और मोलिकुलर वेट हमें सोल्यूट का गिवन है कितना 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना गिवन है वो दे दिया 40 ml। एंड वी नो कि मोलैरिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 40, चलेगा। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये मेरे पास 0.4 है, इनटू मेरे पास 1000 है, डिवाइड बाई मेरे पास 40 है, 40 रही है, और ये मेरे पास दोनों ही 40 40, चलो अच्छी बात है।
अब इसको हम लोग मारामारी करेंगे, मस्त एकदम, मस्त मारामारी। तो ये 0.4 है ना, यहाँ से देखो 1 0 1 0 ये चला गया, 1 0 1 0 चला गया, चला गया। ऊपर 0.4 था, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 4 × 100, 4 × 10, तो 0 तो चला ही गया, और नीचे एक 10 आ जाएगा, इस पॉइंट हटाया तो ये भी चला गया, बचा हमारे पास 4। अच्छा, नीचे में और भी कुछ बचा भाई, नीचे में 4 चक्के, यहाँ पे 16 भी है, यहाँ पे 2 पीस 4 नीचे में है, 4 लिखो पहले, × 4, 0 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, मेरे पास यहाँ बच रहा है 1/4। 1/4 को अगर तुम डिवाइड करोगे तुम्हारे पास आएगा 0.25। 0.25 तुम्हारे पास आ रहा है मोलैरिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा मोलैरिटी का, जरा देखो तो यूनिट क्या हो सकता है। देखो दोनों वेट था, एक वेट हमने रखा था सोल्यूट का, ये वेट वेट कट जाता है ओवरऑल आपका। देन 1000 यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम हमने पुट किया था में मिलीलीटर में, तो मोलैरिटी भी किस में आनी चाहिए, मिलीलीटर में। और कंफर्म करते हैं, या फिर इसका कोई यूनिट होगा ही नहीं, बताओ ना। तो कुछ इसे मिलीलीटर वगैरह मत लिखना, बस सिंपल एम लिख देना उसको, 0.25 m, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। तो मोलैरिटी का यूनिट मोलैरिटी ही होता है, 0.25 m। उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मिलीलीटर, 10 मोलैरिटी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलैरिटी HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 ml HCl। ये आपको बोला है। इस केस में भाई ओवरऑल एक चीज याद रखना, जो M1 V1 वाला जो हमने केस बताया था ना, वहां पे एक चीज और याद रखना, पता नहीं मैंने वो बताया कि नहीं। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन जो है, ओवरऑल वो M1 × V1 = M2 × V2 होता है। और अगर मान लो मैं तीसरा भी ले लेता हूँ तो M3 = V3 होगा। मतलब मोलैरिटी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन उन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो सेम रहेगा। ये सवाल में बोलना क्या चाह रहा है, उसने आपको एक मोलैरिटी दे दिया, बोला हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलैरिटी HCl। तो मोलैरिटी ऑफ HCl दे रखा है, हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, मोलैरिटी ऑफ HCl = तो दे रखा है 10 ml। उसको बोला कितना, उसको डाइल्यूट करना चाहिए, शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर। तो ये 10 ml है, 10 मोलैरिटी है, और वाटर बोल रहा है शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर। तो वाटर का क्वांटिटी पूछा, मतलब V2 पूछ रहा, कितना उसमें डालना होगा वॉल्यूम, वो आपसे पूछ रहा है, तो नहीं पता है। बट उसने आपको V1 दे रखा है टू, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक, टू प्रिपेयर 2 लीटर, ओके। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। उसको क्या बोला, टू प्रिपेयर ना बोला, बनाना कितना है, तो बनाना कितना है, वो उसको पता है, कितना डालेंगे वो नहीं पता। स्टार्टिंग का उसको V1 ही निकालना भाई। ये मोलैरिटी था, इस वक्त में वॉल्यूम कितना है वी डोंट नो, बट उसको पता है कि जो मेरा फाइनल आएगा वो मेरे पास 2 लीटर होना चाहिए। और जब 2 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। कितना हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ HCl 5 ml हो गया। तो बस सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, 5 ml बोल रहा हूँ, मतलब 5 मोलैरिटी हो गया। तो हम ये वाला सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 V1 = M2 V2। M1 क्या है अपने पास 10, यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। V1 निकालना है अपने को, M2 क्या है अपने पास 5 × 2, खत्म। तो 10 10 तो खत्म हो जाएगा, V1 आएगा 1 लीटर, ऐसा खत्म हो गया। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है आप बनाओगे, ट्राई करोगे, आराम से बने। ठीक है? और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना। वैसे ये आंसर्स में हटा दूंगा फाइनल PDF में, ये नहीं रहेगा। आप सारे क्वेश्चन ट्राई करना बहुत मजेदार तरीके से। इसके बाद एक नया पार्ट हमारा कहानी शुरू होता है, वेपर्स प्रेशर का, रॉड फ्लो का। लेकिन एक मिनट, इसके बीच में हमारे पास और भी चीजें आती हैं इस चैप्टर में, ये तो हम बाद में डिस्कस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक छोटा सा और आता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर को अभी खत्म करेंगे, फिर सेकेंड लेक्चर में हम अपना बाकी का टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है वो देखना जरा। ये टॉपिक मैं PDF में ऐड करना भूल गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे बहुत तरह का फैक्टर, एक तो टेम्परेचर है, ठीक है,
और दूसरा आपके पास भाई प्रेशर है। ये दो मेन है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है पहले वो समझ लेना। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी होता है एक चीज का दूसरे में मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाना, घुलने का जो क्षमता है उसकी सलाहियत कितनी है, वो हमारा सोल्यूबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब हम सोल्यूबिलिटी को यहाँ पर चेक करेंगे। मान लो मेरे पास एक यहाँ पर है, आराम से एक सोल्यूशन हमने बना रखा है। ठीक है? अब क्या है, इस सोल्यूशन में जगह नहीं है, ये सोल्यूशन ऑलरेडी अपना रेडी है, मतलब समझना ये सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट ऐड होना था उतना सॉल्यूट ऐड हो चुका है। जितना ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के कैपेसिटी के अनुसार था वो ले चुका है और अपना एक परफेक्ट इसने सॉल्यूशन बना लिया है। लेकिन हम जबरदस्ती चाहते हैं कि भैया इसमें हमारा और जाए, मतलब हम सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करना चाह रहे हैं, चाह रहे नहीं, हमें बाहर से एक और गैस का या कोई भी एक मॉलिक्यूल हमें डालना है इसके अंदर। ठीक है, मान लो हमें डालना ही है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से हम इसको डालना चाह रहे हैं तो होगा क्या, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इसमें आ तो जाएगा, लेकिन जैसे ये आएगा चूंकि अंदर जगह नहीं है, ऑलरेडी ये सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो वहां पर जैसे ये मॉलिक्यूल अंदर जाएगा उसी केस में एक मॉलिक्यूल यहाँ से फुदक के बाहर भी आ जाएगा। तो आप जितना मॉलिक्यूल हम कोशिश करके अंदर डाल लें एक सैचुरेटेड कंडीशन में, वहां पे सोल्युबिलिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा, वो इक्विलिब्रियम में चला जा रहा है। हम जितना डाल रहे हैं अंदर वो उतना बाहर चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी, जो कि इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि भैया अगर हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे, मतलब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उस केस में क्या प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। अगर हम दे रहे हैं प्रेशर, हम यहाँ टेम्परेचर बाहर से दे रहे हैं, तो वो लेगा और अंदर दब जाएगा और एक चीज को बाहर निकाल देगा, मतलब वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना एनर्जी हमने दिया उतना एनर्जी को बाहर निकाल दिया, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है इसके। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, ये मूव करता है आपका फॉरवर्ड केस में, और अगर एक्सोथर्मिक ये खुद ही रिलीज कर रहा है तो उसमें बैकवर्ड केस में मूव करेगा। बस इतना ही याद रखना आप। और प्रेशर का सोल्युबिलिटी पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, इसको आप ऐसा बस का एग्जाम्पल से समझ लो, एक बस है और वो बस ऑलरेडी पूरे फुल हो चुकी है। अब आप दरवाजा पे खड़ा होके उस बस का कितना भी कोशिश कर लो, वो आप उस बस में नहीं जा पाओगे। ठीक है, कितना भी कोशिश कर लो उस बस पे आप नहीं जा पाओगे, तो कितना भी प्रेशर लगा लो वो प्रेशर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, बस सिंपल ये समझ लो, बाकी बहुत। ओके, देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया, तो हमने बेसिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास इसके आगे जो टॉपिक्स आता है सॉल्यूशन चैप्टर में वो इम्पोर्टेंट है, और वो पूरा आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन है। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे उस चैप्टर में, हम करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए हमने एक नेक्स्ट क्लास भी लाएंगे जिसमें बाकी का थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम यानी कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप टारगेट कर रहे हो अपना, CULET हो गया, AUAT हो गया, ठीक है, फिर और भी जो आप एग्जाम के टारगेट में भी हो, जिन पैक है जो भी है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वो बता दूंगा ना किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये मैं आसान कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इजी। आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना के दे दूंगा, सेट ऑफ टाइप्स, जिसको आप कर लोगे उसके अराउंड जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, उस टाइप के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं जाएगा। बस मेरे दिए हुए क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए देन वेल एंड गुड, फिर आपका बेड़ा पार है, फिर आपको केमिस्ट्री में सोचना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, देन केमिस्ट्री आपके साथ, केमिस्ट्री आपके साथ है तो सिलेक्शन फिर पक्का है, तो फिर टेंशन किस बात की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो सिलेक्शन हमारा उसको और ज्यादा हम कंफर्म करते हैं। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।